ओके, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का आपका ये टॉपिक है। इसमें हम पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हमारा पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल। वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल्स। देखो, ऐसा है कि जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का कोर्स आप पढ़ते हैं उसमें ये बताया जाता है कि पोटेंशियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है। वहाँ हम ये कह रहे होते हैं कि जो पोटेंशियल होता है इट इज़ मोर फंडामेंटल, क्योंकि जो फोर्स है वो निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसी तरह से आप पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी जुड़ा हुआ पाते हो। अब फ़ायदा ये होता है कि फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब है इसके अंदर आपको कंपोनेंट भी चाहिए और आपको इसके अंदर डायरेक्शन की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो ये पूरा वेक्टर बनेगा। तो अगर आपको सच में कोई वेक्टर क्वांटिटी जाननी है तो आपको उसे कंपोनेंट की इन्फॉर्मेशन और डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन एक साथ होनी चाहिए, जो कई बार काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर हम पोटेंशियल के टर्म में कहें तो पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी के लिए क्या है मसला कि उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर चाहिए, जो क्वांटिटी है वही चाहिए, तो आपको डायरेक्शन नहीं समझना है। तो इस तरह से अब डेल तो एक ऑपरेटर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटर है। स्केलर आपने पता कर लिया। अब इस स्टैंडर्ड ऑपरेटर को इस स्केलर पे ऑपरेट करके आप अपना वेक्टर टर्म फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स निकाल लोगे तो वर्क डन या एनर्जी एसोसिएटेड ये सारी चीज़ें भी आपके सामने निकल के आ सकती है। तो इस तरह से जो पोटेंशियल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स या रिलेटेड जो सब्जेक्ट है। लेकिन हम यहाँ पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करते हैं, हम चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम तो चार्ज पार्टिकल के मोशन की भी बात करेंगे, तो यहाँ पर ये होता है कि दो तरह के पोटेंशियल्स निकल के आते हैं। एक हो जाता है वेक्टर पोटेंशियल, अब एक हो जाता है स्केलर पोटेंशियल। यहाँ पर सवाल होता है कि भाई पोटेंशियल को तो हम इसीलिए इम्पोर्टेंट कह रहे थे कि वो स्केलर होता है, अब आप कह रहे हो कि पोटेंशियल वेक्टर भी होता है, तो फिर इस वेक्टर का उस वेक्टर और जो पहले हम लोग ने जो आइडिया था उसका रिलेवेंस क्या रह गया। अब जब पोटेंशियल भी वेक्टर हो गया तो फिर उससे अच्छे हमारे पास ये फोर्स या एनर्जी और मोमेंटम यही नहीं अच्छे थे जो हम वेक्टर की तरह यूज करते। हमने एक पोटेंशियल भी यूज किया, वो भी वेक्टर हो गया। तो देखो बच्चों, ऐसा होता है कि जरा इसको बात को समझना शुरू करो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों आपस में एसोसिएटेड हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि एक फोर्स होता है जिसको कि हम नाम दे सकते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। दिस इज़ द मोस्ट फंडामेंटल फोर्स। इसका एक पहलू है इलेक्ट्रिक और इसका दूसरा पहलू है मैग्नेटिक। तो आप ये कह सकते हो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ही स्पेशल केसेस हैं, उसके दो पहलू हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि एग्जैक्टली जो जो व्यवहार इलेक्ट्रिक फील्ड में है वो व्यवहार मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट चार्जेस, मतलब आप एक पॉजिटिव चार्ज इंडिपेंडेंट ले सकते हो, एक नेगेटिव चार्ज इंडिपेंडेंट ले सकते हो, बट मैग्नेटिक फील्ड में पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब आप कहो कि हम केवल नॉर्थ पोल लें, केवल साउथ पोल पाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई बार मैग्नेट जैसे हम बना रहे हैं उसमें एक नॉर्थ है तो साउथ होगा ही, इसको बीच से तोड़ दोगे दो चुंबक बन जाएंगे, हर चुंबक का अपना नॉर्थ अपना साउथ होगा। इसको फिर तोड़ दोगे आपके पास और मैग्नेट बन जाएंगे और ये सारे मैग्नेट का एक नॉर्थ साउथ होगा। तो इंडिपेंडेंट नॉर्थ साउथ नहीं रह सकता। ये कई सारे जो डिफरेंसेस होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, उनमें से एक है। समानताएं भी बहुत हैं और असमानताएं भी अच्छी खासी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि जैसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जब बात करते हैं तो वहाँ पर हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को या चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स को किसी पोटेंशियल के साथ जुड़ा हुआ कह सकते हैं। और ये पोटेंशियल जो होता है वो कैसा होता है, ये पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी का होता है। लेकिन चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट एग्जैक्टली सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर ये नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल जैसी बहुत बड़ी डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हम वहाँ पर ये पाते हैं कि वहाँ पर भी जो फील्ड होती है यानी मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम दो तरह की क्वांटिटी से डिराइव कर सकते हैं।
मतलब पोटेंशियल से ही फील्ड ड्राइव होती है। तो अब अगर ये जो फंक्शन है ये स्केलर भी हो सकता है और ये फंक्शन वेक्टर भी हो सकता है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के केस में हमारे पास स्केलर टाइप का पोटेंशियल और वेक्टर टाइप का पोटेंशियल दोनों आते हैं। अब यहाँ पर जरा समझो कि ये एक टूल की तरह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप पोटेंशियल को एज अ टूल कहो। आप कहोगे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो बच्चों ऐसा है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस तो हम फील्ड के लिए ही अपना मानेंगे। हम फील्ड की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसी को देखेंगे, क्योंकि ये फील्ड को डिराइव करने के लिए हम स्केलर पोटेंशियल या वेक्टर पोटेंशियल का यूज कर सकते हैं, तो फिर हम यूज करेंगे। तो हम इनकी सिग्निफिकेंस, इनकी फिजिकल मीनिंग के बारे में नहीं बात करेंगे। हम इन वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल से निकालने के बाद जो फील्ड पाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। सो दीज पोटेंशियल्स आर मोर लाइक अ टूल। और ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम इनके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी क्यों नहीं शो कर रहे हैं, इसको भी हम लोग आगे बात करेंगे कि हम अपनी डिपेंडेंसी क्यों नहीं इस पर शो कर रहे हैं। अब हम अपना अगला टॉपिक, हमारा जो अगला हेडिंग है उसमें हम लिखते हैं कि ये तो है ही है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो कुछ पॉइंट हैं, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम हमारे लिए क्या है, हमारे लिए पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल हमारे लिए एक फंक्शन है। व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज अ फंक्शन, स्केलर भी जनरली तो स्केलर ही होना चाहिए, हुज डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव मतलब जैसे आपने उसके ऊपर वो डेल ऑपरेट कर दिया तो डेल में डेरिवेटिव ही होते हैं। हुज डेरिवेटिव गिव्स द फील्ड। मतलब अगर आप प्रॉपर पोटेंशियल चूज कर लो तो आप उसके ऊपर डेरिवेटिव लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कैलकुलेट कर सकते हो और मैग्नेटिक फील्ड को भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये जो फील्ड, अब आपने जैसे मान लीजिए अप्लाई कर दिया, तो जो फील्ड जो होता है उसके साथ हम क्या होता है, फोर्स को एसोसिएट मानते हैं। फील्ड के साथ जो फोर्स होता है वो एसोसिएट मानते हैं। भाई किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है तो वहाँ एक गिवन मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा वो आप निकाल सकते हो। और जो पोटेंशियल है उसके साथ क्या होता है ना, उसके साथ हम उस जगह की एनर्जी को एसोसिएट होता हुआ मानते हैं कि भाई जनरली पोटेंशियल जो होता है वो किसी खास स्थिति की वजह से, किसी खास कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है। तो उसकी वजह से कितना वहाँ पर फील्ड होगा, कितनी एनर्जी वहाँ पे जनरेट होगी या रही होगी, स्टोर रही, जो भी आप कहें होगी, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे आप कहोगे कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं, तो मैक्सवेल्स इक्वेशन जो होती हैं बहुत ही सिग्निफिकेंट इक्वेशंस हैं। मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशंस हैं। तो हम क्या करते हैं, इन मैक्सवेल्स इक्वेशन की सहायता से, मैक्सवेल्स इक्वेशन, असल में मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या है, जैसे कि डेल डॉट ई है इज इक्वल टू सम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो डेल बाई, इसके अंदर आपके पास डेल बाई डेल एक्स आएगा, इसके अंदर डेल बाई डेल वाई आएगा, इसके अंदर डेल बाई डेल जेड आएगा। तो ये सब कैसे हैं, ये सब आपके फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं। ऐसे ही आपने मान लीजिए डेल क्रॉस ई लिखा इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। तो आप क्या देख रहे हो, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है, मतलब एक ही बार डेरिवेटिव हुआ, यहाँ पर भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो आपने इनको सॉल्व किया तो आप ई की वैल्यू निकाल सकते हो, आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो आप ई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से ओरिजिनली जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं दे आर जस्ट अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उनका सोल्यूशन जो होता है वो हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट देता है। ये मैथमेटिकली हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। तो अब यहाँ पे आइडिया आया कि इफ़ पॉसिबल, अगर हम इफ़ पॉसिबली वी गेट सेम थिंग, अगर हम यही इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे वी गेट सेम थिंग बाय यूजिंग सम पोटेंशियल, बाय यूजिंग पोटेंशियल। तो ऐसा हो, बजाय मैक्सवेल्स इक्वेशन को सीधे सॉल्व करने के, अगर हम यही इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग विद द कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग विद द कंपोनेंट पोटेंशियल से निकाल ले जाएं तो कितना अच्छा होगा। तो ये जो आइडिया था, इस आइडिया ने हमारे सामने ओरिजिनेट किया कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। तो यहाँ से हमारे पास
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल का जो ये बृहद आइडिया है वो जनरेट हुआ। पोटेंशियल का ये आइडिया हमारे सामने आता है। अब हमें इनको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमें अपनी मैक्सवेल्स इक्वेशन पे जाना होगा। तो यहाँ से हम एक अपनी मैथमेटिकल एक्सप्लोरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ टू डेवलप द concept of these potential, scalar potential and vector potential. First of all, Maxwell's equations कितनी है? तो यहाँ पे लिखेंगे the four Maxwell's equations are, the four Maxwell's equations are, क्या है 4 Maxwell's equation? Del dot E is equal to rho upon epsilon naught. Suppose अब हम यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं D, डिस्प्लेसमेंट करेंट डिस्प्लेसमेंट टर्म जो होता है, जो कि एप्सिलॉन नॉट ई के टर्म में होता है। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डेल डॉट, अगर एप्सिलॉन को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो डी इज इक्वल टू रो। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 क्या है? डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस del b over del t. This is the third Maxwell's equation. This is the second Maxwell's equation. इसे कहते हैं गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक। ये सिमिलरिटी की तरह से लोगों ने इसको नाम दे दिया। एंड दिस इज द ग्रेट फैराडे लॉ, फैराडे लॉ। उसके बाद जो चौथा लॉ होता है दैट इज़ द क्या है? मॉडिफाइड मैक्सवेल्स इक्वेशन। इस तरह से ये मॉडिफाइड मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखी जाती है। मॉडिफाइड क्यों? क्योंकि इसमें जो आखिरी टर्म था इसको मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस किया था और इसे डिस्प्लेसमेंट करेंट टर्म कहते हैं। अब हम यहाँ पर एक और टर्म डिफाइन करते हैं कि बी बाई परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस अगर हम डिवाइड कर दें तो हम एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं एच। तो अगर हम डी को लिख रहे हैं और अगर हम एच को लिखना चाह रहे हैं तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? डेल क्रॉस, अब अगर आप म्यू नॉट को यहाँ से कॉमन ले लो, म्यू नॉट को यहाँ से कॉमन ले लो, डिवाइड कर दो तो यह हो जाएगा बी अपॉन म्यू नॉट और राइट साइड में हो जाएगा जे प्लस डेल बाई डेल टी ऑफ एप्सिलॉन ई। ये हो गया। तो फाइनली आपके पास हो गया डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे डेल डी अपॉन डेल टी। तो इस तरह से हमने एक इक्वेशन ये भी लिखनी शुरू कर दी है, थोड़ा सा चेंज्ड नोटेशन के फॉर्म में। तो जितने भी बॉक्स में हम कर रहे हैं दे आर दी फाइनल इक्वेशंस। हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन है। तो ये 4 फाइनल इक्वेशन है जिनको कि हम मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं। अब आते हैं वेक्टर कैलकुलस का यूज करते हैं। वेक्टर कैलकुलस ये कहता है कि अगर डाइवर्जेंस ऑफ बी लिखा है, भाई ये जो चीज़ है डेल डॉट को हम लैंग्वेज में लिखें तो डाइवर्जेंस लिखते हैं, यानी कि डेल डॉट बी आपका क्या है? 0 है। इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड बी है ये इसका डाइवर्जेंस 0 होता है। डाइवर्जेंस 0 होने का मतलब वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इस तरह से लगातार दूर और दूर इस तरह से डाइवर्ज नहीं होती है, क्योंकि वो हमेशा एक नॉर्थ से साउथ और फिर नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, इस तरह से वो सर्कुलेट करती है मैग्नेट के चारों तरफ, है ना। तो ये व्यवहार है बी का, तो इसका डाइवर्जेंस 0 होता है। अब ऐसे फील्ड को क्या कहते हैं? ऐसे फील्ड को हम कहते हैं सोलेनॉइडल फील्ड। तो वो फील्ड जिनका डाइवर्जेंस 0 होता है उसको सोलेनॉइडल फील्ड कहते हैं। तो कोई वेक्टर क्वांटिटी जो डाइवर्ज नहीं हो रही है, यानी कि जो सोलेनॉइडल है, उसको हम इस बी को हम लिख सकते हैं कर्ल ऑफ एनी अदर वेक्टर, कर्ल ऑफ एनी अदर वेक्टर। तो ये रूल क्या कहता है? अगर किसी फील्ड का डाइवर्जेंस 0 है, यानी वो सोलेनॉइडल है, तो वो वेक्टर यानी कि ये फील्ड किसी और वेक्टर के कर्ल के रूप में लिखी जा सकती है। तो अब क्योंकि यहाँ पे डेल डॉट भी 0 है, सो बी कैन बी रिटेन एज कर्ल ऑफ, मान लो एक कोई वेक्टर क्वांटिटी ए है, तो यानी b बराबर लिख दिया गया डेल क्रॉस a। ये हम कहाँ से लाए? सोलेनॉइडल होने की वजह से है। अब ऐसा
इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों नहीं होता? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो चार्ज रहते हैं। डेल डॉट बी जीरो इसलिए क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते मतलब इंडिविजुअल नॉर्थ या साउथ पोल नहीं होता है। इस वजह से बी हमेशा सोलेनॉइडल होगी और वहाँ पर हम बी को किसी वेक्टर के कर्ल के रूप में लिख सकते हैं। अब जरा इसको सोचो। अब अगर आप सोचो तो ये क्या है? ये है डेरिवेटिव वाला ऑपरेटर और ये है कोई वेक्टर, और जो हम डेरिवेटिव किसी वेक्टर पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है? फील्ड। तो हमने आज तक तो ऐसा पढ़ा है कि फील्ड इज हाउ वी गेट फील्ड। फील्ड इज ऑपरेटर ओवर अ फंक्शन। तो अगर हम किसी फंक्शन पे ऑपरेटर, डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई कर दें और हमें फील्ड मिले तो हम इस फंक्शन को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पोटेंशियल। यहाँ पर भी वही हो रहा है, फील्ड मिल रही है, हमारे पास फील्ड है, हमने एक डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई किया, हमारे पास एक फंक्शन है। तो टेक्निकली ये फंक्शन क्या होना चाहिए? टेक्निकली ये फंक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, जो कि इसके ऊपर डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई करने से हम फील्ड पाते हैं। बट हम ये देख रहे हैं कि ये पोटेंशियल जो है ये वेक्टर फॉर्म का है, ये स्केलर नहीं है। तो इस तरह से हमारे सामने कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि नाउ वी गेट अ वेक्टर पोटेंशियल। तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि पोटेंशियल से डिराइव हो सकती है, और वो जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल किस नेचर का हो सकता है? वो पोटेंशियल वेक्टर नेचर का हो सकता है। तो ये एक अलग सी बात है जो उसके सोलेनॉइडल होने की वजह से होती है, और ये चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होती है। इसलिए जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है आज तक, इससे पहले 12th में और पहले, तो आपने ये पाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कभी भी वेक्टर पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते। आई होप दिस इज क्लियर। सो फाइनली हमारी फाइंडिंग क्या है? बी इज इक्वल टू सम कर्ल ऑफ सम वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड द वेक्टर पोटेंशियल। चलिए अगले चरण में बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं कि अगला पोटेंशियल यानी स्केलर पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे। तो आपके पास एक इक्वेशन और थी, आपके पास क्या है? एज अब लिख लेते हैं, एज बी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए या डेल क्रॉस ए, ये है हमारे पास। एंड बाय थर्ड Maxwell's equation, and by third Maxwell's equation del cross E is equal to minus del by del t of B, और B को आप लिख रहे हो del cross A। ओके, आप ऐसा लिख रहे हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, del cross E is equal to माइनस del ऑपरेटर वैसे रहेगा into del A by del T, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल क्रॉस ई प्लस डेल क्रॉस डेल ए बाई डेल टी एक तरफ ले आए इज इक्वल टू 0, या आप इसे लिख सकते हो डेल क्रॉस ई प्लस डेल ए बाई डेल टी इज इक्वल टू 0, है ना। सिंपल सा ऐसा कुछ, फिजिक्स तो लगी ही नहीं, सिर्फ सीधे आप मैथमेटिक्स लगा रहे हो। अब यहाँ पर क्या हो गया कि कर्ल ऑफ, अभी सब वेक्टर ही तो है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है और ये कर्ल है। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि ये पूरा वेक्टर क्वांटिटी है और इस वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल आपका 0 है। अब क्या होता है, जैसे हमने कहा किसी वेक्टर का अगर डाइवर्जेंस 0 है तो उसे हम कहते हैं सोलेनॉइडल, और अगर किसी वेक्टर का कर्ल 0 हो तो उसे कहते हैं इररोटेशनल। तो यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से पता चला, इसका मतलब है दिस मीन्स E प्लस डेल ए बाई डेल टी इज इररोटेशनल, जो पूरी क्वांटिटी है ये इररोटेशनल है। अब क्या कर सकते हो? अब जैसे हमने कहा था, अगर कोई सोलेनॉइडल है, कोई फील्ड सोलेनॉइडल है, यानी कि जिसका डॉट प्रोडक्ट डेल के साथ 0 है, डाइवर्जेंस 0 है, तो उस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं
कर्ल ऑफ सम अदर वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही अगर कोई वेक्टर इरोटेशनल हो तो वो वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है, उस वेक्टर को हम लिख सकते हैं कब, अगर वो इरोटेशनल यानी उसका कर्ल 0 है तो उस वेक्टर को हम लिख सकते हैं निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर। ग्रेडियंट ले रहे हो तो वो स्केलर है ही, लेकिन फिर भी हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है। तो अब समझो जरा इस बात को, अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 है तो वो वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का कर्ल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर कोई वेक्टर इरोटेशनल है तो वो वेक्टर किसी स्केलर क्वांटिटी की निगेटिव ग्रेडियंट के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब है ई प्लस डेल ए बाई डेल टी, जो कि एक इरोटेशनल वेक्टर प्रूफ हो चुका है, इसको लिख सकते हैं माइनस निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एक फंक्शन फाई। अब ये फंक्शन फाई, अब देखो ये क्या है, फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर इसकी डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, और ये जो पूरा टर्म है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन रख रहा है, इसको हम डेरिवेटिव ले रहे हैं किसी फंक्शन का। तो ये फंक्शन जो है ये कैसा फंक्शन होगा, इस फंक्शन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम दे रहे हैं। क्यों कह रहे हैं पोटेंशियल, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दे रहा है। तो पोटेंशियल वो चीज़ होती है जिसका डेरिवेटिव फील्ड हमें देता है। और इसको हमने स्केलर नाम क्यों जोड़ा है, क्योंकि अभी अभी हमारे सामने वेक्टर पोटेंशियल का केस आया है। तो अलग करने के लिए कि भाई एक नए तरह का पोटेंशियल है कि, तो हम आपको इसको अलग से डिफाइन कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या निकल के आया है, इसका मतलब ये निकल के आया है कि आप यहाँ पर अब कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो कि वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल माइनस डेल ए बाई डेल टी। तो देखो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर ये लिख दिया, इसी से ही आपने इसको उठा करके यहाँ पर लिख दिया। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा हमने पढ़ा है बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। तो इस तरह से हम ये पा रहे हैं कि अगर हमारे पास जानकारी ए की हो, यानी वेक्टर पोटेंशियल की, हमारे पास जानकारी ए की हो, हमारे पास जानकारी फाई की हो स्केलर पोटेंशियल की, तो हम उन जानकारियों से सीधे तौर पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। हमें ओरिजिनली जा कर के जो हमारी इक्वेशंस थी मैक्सवेल्स इक्वेशन, उनको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ एक सवाल और आता है कि जैसे मैक्सवेल ने किया था, वेव इक्वेशन डिराइव की थी, मैक्सवेल ने वेव इक्वेशंस डिराइव की थी इन टर्म्स ऑफ ई एंड बी। तो सवाल ये है कि क्या हम ए और फाई के टर्म में भी वेव इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। तो जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं, और वही हमारा अगला टॉपिक होगा कि हाउ टू डिराइव द वेव इक्वेशन जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ द स्केलर पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल। ओके, तो अगले डिस्कशन में हम इस बात को देखेंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।